हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज हम सीटी के लिए नेक्स्ट टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं, वह है उत्प्रेरक। तो आप सभी का अक्षिता क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा देखते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। किसको? वेग यानी गति को या तो बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, लेकिन स्वयं क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है। वह उत्प्रेरक कहलाता है, अर्थात उस स्वयं के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, यानी यह क्या करेगा? सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा या घटाएगा, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बताया किसने था, अर्थात इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वह बर्जीलियस को जाता है। और कब की थी? 1835 में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो उत्प्रेरक की विशेषता, पहली विशेषता है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। यानी जो उत्प्रेरक होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ गति को बढ़ाने का काम करते हैं, उसे स्टार्ट नहीं करते, अर्थात उसे प्रारंभ नहीं करते हैं। यह अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में मिलाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक बहुत अधिक कंटेंट मिला दिया गया, उत्प्रेरक का बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है? हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए हर एक अलग अलग, अर्थात स्पेसिफिक नेचर होता है, इनका विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। यानी कि मेन पॉइंट क्या है इसका, कि उत्प्रेरक जो होते हैं वह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। अब हम देखते हैं, आप लोग पूछोगे मैम सक्रिय ऊर्जा होती क्या है? तो पहले हम देखेंगे सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं वह प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वह क्या कहलाती है? उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब इसका प्रभाव क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक उपस्थित होगा तो इससे क्या होगा? कम ऊर्जा वाले अणु भी उत्पाद में बदल सकते हैं। यानी ये क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा? जो कम ऊर्जा वाले अणु होंगे जिनके पास कम एनर्जी होती है, यानी वह उतनी एनर्जी अचीव नहीं करते हैं, तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम करने के बाद जो कम ऊर्जा वाले अणु होंगे वह भी प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया का एक नया और कम ऊर्जा वाला वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। अब देखो, जैसे इधर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एनर्जी है, ठीक है, और ये है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। पहले क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यानी यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर क्या है? सक्रिय ऊर्जा नहीं है। तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, है ना? ज़्यादा एनर्जी ले रहा है ये, लेकिन जैसे ही प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर आई तो देखो कम एनर्जी में ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा को कम करने का काम कौन कर रहा है? उत्प्रेरक कर रहा है। तो ये इसका सबसे मेन रोल हो गया। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि अब इसके टाइप देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला देखेंगे हम भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अब भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक जो होते हैं वह दो टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा टाइप। पहला टाइप है कौन सा? समांगी उत्प्रेरक, यानी होमोजीनस कैटलिक्स। ठीक है, दूसरा है विषमांग उत्प्रेरण, यानी हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, तो होमोजीनस क्या होता है? होमोजीनस जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान हो। होमो का मतलब क्या हुआ? सेम, अर्थात फिजिकल स्टेट जो होती है वह अभिकारक की, देखो SO2 है
ऑक्सीजन से रिएक्शन करा और SO3 बनाया, उत्प्रेरक है NO। ठीक है, अब देखो इन सभी की फिजिकल स्टेट, SO2 भी गैस में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में है, NO भी गैसेस फॉर्म में है और SO3 भी गैसेस फॉर्म में है। अर्थात यहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उत्प्रेरक तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तो ये क्या हुआ, होमोजीनस। ठीक है, अब आता है हिट्रोजीनस। क्या होता है, हिट्रोजीनस में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती हैं। देखो उदाहरण देखते हैं, जैसे N2 नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है और अमोनिया भी गैसेस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ जो उत्प्रेरक है आयरन, वह कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, अलग अलग फिजिकल स्टेट होने के कारण ये कैसा कहलाया, विषमांगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि क्रिया से ये तो किस पे हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर दो टाइप के हुए। अगला अपन देखेंगे क्रियाशीलता के आधार पर, यानी क्रिया करने के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक जो होते हैं वह 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है धनात्मक उत्प्रेरक, यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट। ये क्या करते हैं, धनात्मक का मतलब ही क्या होता है कि यह क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, यानी इनकी गति को बढ़ाते हैं, यानी इनकी क्रिया करने की जो दर होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आयरन हो गया, अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया। तो अमोनिया बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, यहाँ पे आयरन ले रहे हैं। तो आयरन यहाँ पे क्या कर रहा है, अमोनिया निर्माण को बढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी अमोनिया का निर्माण करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेकेंड है ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, ऋणात्मक नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वेग को कम करते हैं। क्या करते हैं, धनात्मक क्या कर रहे थे, वेग को बढ़ाने का काम कर रहे थे। यानी जो आयरन था उत्प्रेरक के रूप में जो काम लिया जा रहा था, वह काम क्या कर रहा था, अमोनिया निर्माण को जल्दी जल्दी करवाने, यानी वेग को बढ़ा रहा था। लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक वेग को कम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O2 H2O2 वाला। ठीक है, तो H2O2 में क्या थे, यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है, ठीक है, उत्प्रेरक जो कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है, यहाँ पे ग्लिसरॉल काम में लिया जा रहा है। और ग्लिसरॉल क्या कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ग्लिसरॉल कैसा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, जो H2O2 के अपघटन को रोकता है या वेग को कम करता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस करवाता है जिससे H2O2 का अपघटन रोक सके। ठीक है, ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, थर्ड आता है स्वतः उत्प्रेरक, यानी ऑटो कैटेलिसिस। अब ये क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक जब ऐसा उत्प्रेरक होता है जब अभिक्रिया में बना उत्पाद, जो उत्पाद बनता है अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वह स्वयं ही उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करे, उसे बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। यानी यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो COO ये है, ठीक है, एसिटिक अम्ल, जो ये एसिटिक अम्ल बन रहा है, ठीक है, ये एसिटिक अम्ल बन रहा है, वह स्वयं ही यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ये क्या हुआ, एसिटिक का, तो ये क्या हुआ, स्वतः उत्प्रेरक हुआ। यानी जब अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं ही उस अभिक्रिया में क्या करे, उत्प्रेरक का काम करे, तो उसे बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। अब फोर्थ हम देखते हैं, गलती से फोर्थ, ये कौन सा है, फोर्थ। अब फोर्थ नंबर हम देखते हैं जैव उत्प्रेरक, यानी बायो कैटलिस्ट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम भी कहते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं, अर्थात पूछा जा सकता है कभी कि एंजाइम कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वह तालाजाबी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बायो कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स के अंदर जो सुक्रोज है। अब सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो यहाँ कौन सा एंजाइम है, यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम है। कौन सा है, इन्वर्टेज
इन्वर्टेज कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज एंजाइम। तो एंजाइम यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा है? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर रहा है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये जाइमेज है वो क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और प्रोटीन जो है वह पेप्सिन, यहाँ पर कौन सा है? पेप्सिन। पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कर रहा है? प्रोटीन को अमीनो अम्लों में कन्वर्ट कर रहा है। तो सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम जो होता है वह अमीनो अम्लों में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसे एंजाइम या उत्प्रेरक हुए? ये बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब क्या होता है उत्प्रेरक के साथ कुछ ऐसे कंपाउंड जुड़ जाते हैं जो या तो उस उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं या फिर उसे कम कर देते हैं। तो इस आधार पर उत्प्रेरक दो टाइप के होते हैं। कैसे? ये उन्हें जो बढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं बढ़ाना मतलब प्रमोट करना, उत्प्रेरक वर्धक, और जो कम करते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते लेकिन उत्प्रेरक के साथ मिलकर उनकी क्रियाशीलता को क्या कर रहे? बढ़ा रहे। यानी प्रमोटर क्या हो रहे हैं? स्वयं उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उत्प्रेरक के साथ जुड़कर के क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल कौन कौन से उत्प्रेरक वर्धक के? जैसे आयरन। आयरन किस में काम आ रहा था? आयरन जो है वह अमोनिया प्रोसेस में काम आ रहा था, लेकिन इस आयरन के साथ जब मोलिब्डेनम जुड़ जाता है तो ये क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जैसे निकल के साथ कुछ धात्विक ऑक्साइड जुड़ जाए तो क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इसके बाद आता है उत्प्रेरक विष। अब उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं डीएक्टिवेटर या इनएक्टिवेटर भी बोलते हैं, इनहिबिटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उत्प्रेरक के साथ मिलकर उनकी क्रियाशीलता को कम कर रहे हैं। प्रमोटर बढ़ा रहे थे लेकिन जो इनहिबिटर होते हैं वह इनहिबिट करने का काम करते हैं, अर्थात क्रियाशीलता को कम करने का काम करते हैं। उदाहरण है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी भी उत्प्रेरक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए तो वह क्या करेगा? इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। सल्फर हो गया और आर्सेनिक के कंपाउंड हो गए, ये क्या होते हैं? उत्प्रेरक विष होते हैं। तो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए। ठीक है, 3 कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। वह क्या है? विभिन्न औद्योगिक पदार्थों के निर्माण तथा उनसे उत्प्रेरक नीचे दिए गए कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है अमोनिया। अमोनिया निर्माण के लिए, अमोनिया निर्माण पूछ सकते हैं एग्जाम में, कई बार ऐसे पूछते हैं अमोनिया निर्माण कौन सी विधि से होता है, इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है? तो अमोनिया का जो निर्माण है वह हेबर प्रक्रम के द्वारा, कौन सी विधि काम में आती है अमोनिया निर्माण में? हेबर प्रक्रम काम में लिया जाता है। और अमोनिया निर्माण के लिए हमने देखा कि कौन सा उत्प्रेरक चाहिए होगा, तो कौन सा चाहिए? Fe प्लस एमओ। ठीक है, और एमओ क्या करता है? यहाँ पर प्रमोट करने का काम करता है। तो Fe और एमओ अमोनिया निर्माण के लिए चाहिए होगा। इसके बाद दूसरा आता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में कौन सी विधि है? संपर्क विधि। कौन सी है? संपर्क विधि है। और उत्प्रेरक कौन सा है? V2O5 यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक काम करता है यहाँ पे। ठीक है, काम में लेते हैं जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। थर्ड है नाइट्रिक अम्ल निर्माण। नाइट्रिक अम्ल कौन सी विधि? ओसवाल्ड विधि। और कौन सा उत्प्रेरक? उत्प्रेरक है प्लेटिनम जाली का यूज किया जाता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में हर बार इनसे क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कौन सी विधि से होता है या फिर इसके लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। इसी प्रकार तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आए होंगे आप लोगों को। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं कुछ उत्प्रेरक से संबंधित कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, ताकि अपन को पता लगे कि हमको ये चैप्टर कितना समझ में आया है, ये टॉपिक जो है वह कितना समझ में आया है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं।
तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के किस गुण को प्रभावित करता है। ए है अभिक्रिया की गति को करता है, या फिर उत्पाद की मात्रा को करता है, या अभिकारकों की प्रकृति को करता है, या फिर द्रव्यमान। तो हमने देखा उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, अर्थात उनके वेग को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेबर विधि। हेबर विधि में कौन सी विधि ले रहे थे, हेबर विधि किसके लिए, अमोनिया निर्माण के लिए। कौन सा उत्प्रेरक, अब उत्प्रेरक पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो उत्प्रेरक हेबर विधि में कौन सा ले रहे थे अपन, प्लेटिनम ले रहे थे, या लोहा, या निकल, या कॉपर, कौन सा ले रहे थे, यहाँ पे ले रहे थे अपन लोहा, ठीक है, लोहा ले रहे थे यानी आयरन ले रहे थे। और आयरन के साथ प्रोमोटर कौन सा ले रहे थे, एमओ यानी मोनिब्लेडम, कौन सा ले रहे थे, मोनिब्लेडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है ए नंबर है अभिक्रिया को रोकने वाला पदार्थ, अभिक्रिया की गति बढ़ाने घटाने और स्वयं अपरिवर्तित रहने वाला पदार्थ, केवल गति बढ़ाने वाला पदार्थ, या केवल गति घटाने वाला पदार्थ। तो कौन सा किसे कहते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक उन्हें कहते हैं जो गति को बढ़ाए घटाए एवं स्वयं अपरिवर्तित रहें। तो ये कौन क्वेश्चन, इसका आंसर का सही हुआ बी वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉन्टेंट विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। अब कंटेंट विधि किसके लिए ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। तो यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक चाहिए होगा अपन को, आयरन चाहिए, बी है V2O5, सी निकल, डी है MnO2। तो कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए हम देखते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक हैं। तो एंजाइम कौन से हैं, अजेय उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, या फिर समांगी उत्प्रेरक है। तो एंजाइम हमने देखा था कैसे हैं, बायो कैटलिस्ट है, अर्थात जैव उत्प्रेरक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। इस हो गए कंप्लीट, अर्थात मुझे फुल यकीन है कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए और ये टॉपिक कैसा लगा इसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।